सिचुएशन में हो जहां एक तरफ तुम्हारा दोस्त है और दूसरी तरफ सच, क्या चुनोगे? मुश्किल है ना? जिंदगी ऐसी ही एथिकल डायलेमा से भरी हुई है और आज हम इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने वाले हैं। बिल्कुल। अगर ऐसी ही माइंड बेंडिंग डिस्कशंस में मजा आता है तो रुको मत, फटाफट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, लाइक का बटन दबाओ और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि कोई भी एक्शन मिस ना हो। चलो शुरू करते हैं। एब्सोल्युटली। आज का हमारा सफर एथिक्स की दुनिया में है। हम जनरल स्टडीज पेपर 4 के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे। ओके। सबसे पहले हम समझेंगे मॉरल एब्सोल्यूटिज्म और एथिकल प्लूरलिज्म के बीच का फर्क। फिर हम जनरेटिव एआई की एथिकल इंप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे, इंटरेस्टिंग। टॉपिक्स को कवर करेंगे वाओ, काफी डिटेल्ड होने वाला है। और एंड में हम कुछ सुपर इंटरेस्टिंग केस स्टडीज सॉल्व करेंगे जो रियल लाइफ चैलेंजेस को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो एकदम तैयार हो जाओ। लेट्स जंप राइट इन। सवाल नंबर 1, पार्ट ए कहता है डिफरेंशिएट मॉरल एब्सोल्यूटिज्म फ्रॉम एथिकल प्लूरलिज्म विद सूटेबल एग्जांपल्स। और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है फंडामेंटल एथिकल कॉन्सेप्ट्स। एब्सोल्यूट रूल्स वर्सेस कॉन्टेक्स्ट। सही क्या है? ओके, तो इसको आसान तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। सोचो कि ये मॉरल डिसीजंस लेने के लिए दो एकदम अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। मॉरल एब्सोल्यूटिज्म एक प्रोग्राम जैसा है जिसमें हार्ड कोडेड रूल्स हैं। अच्छा। कुछ चीजें हमेशा सही होती हैं और कुछ हमेशा गलत, पीरियड। कोई ग्रे एरिया नहीं। सकते वो आर्ग्यू करता है कि क्या सही है और क्या गलत ये सिचुएशन, कल्चर और पोटेंशियल आउटकम्स के हिसाब से बदल सकता है। मतलब एक से ज्यादा मॉरल फ्रेमवर्क्स वैलिड हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल से ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ऑफ कोर्स, क्लासिक एग्जांपल लेते हैं। एक मॉरल एब्सोल्यूटिस्ट कहेगा झूठ बोलना हमेशा गलत है, हमेशा। हमेशा। तो अगर एक मर्डरर तुम्हारे दरवाजे पर आकर पूछे कि तुम्हारा दोस्त कहाँ छुपा है तो तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। ओह वाओ। लेकिन एक एथिकल प्लूरलिस्ट कहेगा कि इस स्पेसिफिक सिचुएशन में एक जान बचाने की मॉरल ड्यूटी सच बोलने की ड्यूटी से बड़ी है। कॉन्टेक्स्ट बदलते ही एथिकल कैलकुलेशन बदल गया। समझे? परफेक्ट, एकदम समझ आ गया। कॉन्टेक्स्ट ही की डिफरेंशिएटर है। अच्छा, अगर किसी को इसका मॉडल आंसर लिखना हो तो उन्हें कैसे अप्रोच करना चाहिए? चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ग्रेट आइडिया। इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले एथिक्स और मॉरल्स के बीच का सटल डिफरेंस समझाना जरूरी है। ओके। सोर्स नोट सजेस्ट करते हैं कि एथिक्स वो रूल्स हैं जो सोसाइटी या प्रोफेशन जैसी एक्सटर्नल सोर्स से आते हैं। मॉरल्स हमारे अपने प्रिंसिपल्स हैं, सही और गलत के बारे में। इससे शुरू करने से क्लैरिटी दिखती है। ठीक है, ये फाउंडेशन सेट हो गई। अब आंसर के बॉडी पार्ट का क्या? मॉरल एब्सोल्यूटिज्म से शुरू करते हुए मॉरल एब्सोल्यूटिज्म के लिए सोर्स 3 की आइडियाज हाईलाइट करता है। पहला, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। दूसरा, ये प्रिंसिपल्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ बदलते नहीं। और तीसरा, फिलोसोफर इमानुएल कांत इसके बड़े प्रोपोनेंट थे। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के लिए हम यूनिवर्सल वैल्यूज जैसे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और एम्पैथी मेंशन कर सकते हैं। ये वैल्यूज लगभग हर कल्चर में अच्छी मानी जाती हैं। राइट। और दूसरी तरफ एथिकल प्लूरलिज्म। यहां पर कॉन्ट्रास्ट एकदम शार्प हो जाता है। एथिकल प्लूरलिज्म इसका A to Z अलग है। ये कहता है कि मॉरल स्टैंडर्ड्स एब्सोल्यूट नहीं होते, वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रिलेटिव होते हैं। ये इंटरप्रिटेशन में डाइवर्सिटी की मांग करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल सोर्स से ही है, अल्कोहल कंजम्पशन। कई मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में ये एक सिन माना जाता है, लेकिन ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में ये सोशल लाइफ का नॉर्मल पार्ट है। सेम एक्ट, अलग कॉन्टेक्स्ट, अलग मोरल व्यू। समझ गया। बिल्कुल। और कंक्लूजन में सबको एक साथ कैसे बांधें? कंक्लूजन में इस कॉम्प्लेक्सिटी को एक्नॉलेज करना चाहिए। की टेकअवे ये है कि एथिकल प्रिंसिपल्स अक्सर एम्बिवेलेंस की स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ वैल्यूज जैसे ऑनेस्टी यूनिवर्सल लगती हैं, जबकि दूसरी क्लियरली रिलेटिव हैं। एक अच्छा कंक्लूजन इस नुआंस को अपनाता है। ये सुपर क्लियर है। चलो कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। पहले स्ट्रक्चर पर कांट जैसे फिलोसोफर का नाम मेंशन करना आंसर को कैसे स्ट्रांग बनाता है? क्योंकि ये आपके आर्ग्यूमेंट में इंटेलेक्चुअल वेट ऐड करता है। ये दिखाता है कि आपने सिर्फ डेफिनेशन नहीं रटी, बल्कि कॉन्सेप्ट के फिलोसॉफिकल रूट्स को भी समझा है, जिससे आपका आंसर ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। मेक सेंस। एक और स्ट्रक्चर क्वेश्चन, सोर्स में एग्जाम्पल्स हर पॉइंट को एक्सप्लेन करने के ठीक नीचे दिए गए हैं। ये पॉइंट एग्जाम्पल फॉर्मेट इतना इफेक्टिव क्यों होता है? ये इफेक्टिव है क्योंकि ये आपके एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट को आसानी से कॉन्क्रीट और आसान बना देता है। ये इंश्योर करने का एक पावरफुल तरीका है कि रीडर आपके लॉजिक को फॉलो करें और आपका आर्गुमेंट याद रखे। अब एक कंटेंट क्वेश्चन, क्या रियल लाइफ में 100% मॉरल एब्सोल्यूटिस्ट या 100% प्लूरलिस्ट होना आसान है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है ऑलमोस्ट सर्टेनली नो। ज्यादातर लोग बीच में रहते हैं। हम कुछ वैल्यूज को एब्सोल्यूट मानते हैं, जैसे मर्डर मत करो, लेकिन दूसरी सिचुएशंस में प्लूरलिस्टिक थिंकिंग अप्लाई करते हैं, जैसे किसी की फीलिंग्स बचाने के लिए व्हाइट लाई बोलना। तो हम सब एक तरह से हाइब्रिड हैं। ओके, कंटेंट में और गहरा जाते हैं। क्या ऑनेस्टी जैसी एब्सोल्यूट वैल्यू कभी एथिकली गलत चॉइस हो सकती है? हाँ, और यही तो कई एथिकल डिलेमास का कोर है। इमेजिन करो एक डॉक्टर एक क्रिटिकली इल पेशेंट को ऐसी कच्ची सच्चाई बता दे जिससे वो सारी उम्मीद खो दे। उस मोमेंट में कंपैशन शायद एब्सोल्यूट ऑनेस्टी से बड़ी एथिकल वैल्यू हो। एम्बिवेलेंस जैसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज करने का क्या फायदा है कंक्लूजन में? फायदा है, प्रिसाइज वोकैबुलरी यूज करना आपकी हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। एम्बिवेलेंस बिल्कुल आसानी से उस आइडिया को कैप्चर करता है कि इसका कोई सिंपल इजी आंसर नहीं है। ये एक मैच्योर तरीका है एथिक्स पर डिस्कशन कंक्लूड करने का। फाइनल क्वेश्चन,
अगर एथिकल प्लूरलिज्म कहता है कि मोरालिटी कल्चर के रिलेटिव है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम दूसरे कल्चर्स के हार्मफुल प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते? लाइन कहाँ है? ये प्लूरलिज्म का सबसे बड़ा चैलेंज है। लाइन अक्सर यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट पर खींची जाती है। हम खाने या कपड़ों में कल्चरल डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी प्रैक्टिसेस जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती हैं, जैसे स्लेवरी या जेंडर बेस्ड वायलेंस, उन्हें आमतौर पर गलत ही माना जाता है। फैंटास्टिक। ओके एवरीवन, अब आपकी बारी है। पॉज करो और इसको आउट लाउड बोलने की प्रैक्टिस करो। अपने किसी इमेजिनरी दोस्त को समझाओ कि मॉरल एब्सोल्यूटिज्म और एथिकल प्लूरलिज्म में क्या फर्क है। रिहर्स इट। इन शॉर्ट, मॉरल एब्सोल्यूटिज्म अनब्रेकेबल यूनिवर्सल रूल्स में बिलीव करता है, जबकि एथिकल प्लूरलिज्म कहता है कि कॉन्टेक्स्ट इज किंग। परफेक्ट। चलो क्वेश्चन 1 पार्ट बी पे चलते हैं। Analyze the ethical implications of using generative artificial intelligence in creative industries. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है टेक्नोलॉजी एंड एथिक्स। AI, the creative genius और job killer. पिक्चर दिस, एक एआई जो मोजार्ट के स्टाइल में सिम्फनी कंपोज कर सकता है, हेमिंगवे के स्टाइल में नॉवेल लिख सकता है, या एक सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से फोटो रियलिस्टिक पेंटिंग बना सकता है। ये इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये एथिकल प्रॉब्लम्स का पैंडोरास बॉक्स भी खोलती है। ये कहने का एक अच्छा तरीका है। एक म्यूजिशियन शायद 20 साल लगाता है अपना यूनिक स्टाइल परफेक्ट करने में, और एक AI अब उसे रेप्लिकेट करके 1 घंटे में 100 नए गाने बना सकता है। क्या ये फेयर है? क्या ये आर्ट भी है? यही तो डिबेट का कोर है। एग्जैक्टली। हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के एरा में हैं। CSGPT, मिड जर्नी और जेमिनी जैसे टूल्स मेन स्ट्रीम हो गए हैं, लेकिन ग्रेट पावर के साथ आती है ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोर्स मटेरियल में 10 बड़ी एथिकल इंप्लीकेशंस हैं जिन पर हमें सोचना होगा। ओके, चलो इनको अनपैक करते हैं। मुझे लगता है इन्हें कुछ थीम्स में ग्रुप करने से हमें बड़ी पिक्चर समझने में हेल्प मिलेगी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल एंड प्राइवेसी रिस्क्स और इम्पैक्ट ऑन क्रिएटिविटी, इन 3 लेंसेज से देखें। एक्सेलेंट आइडिया। चलो इकोनॉमिक इम्पैक्ट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट बहुत बड़ा है, लॉस ऑफ जॉब्स। सोर्स वर्ल्ड बैंक को कोट करता है, जिसके अनुसार AI 35% तक जॉब्स रिप्लेस कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। ग्राफिक डिजाइनर्स, राइटर्स, म्यूजिशियंस, सब पर असर पड़ेगा, और ये अनएम्प्लॉयमेंट वाले पॉइंट से भी जुड़ता है। करेक्ट। और ये सिर्फ जॉब लॉस की बात नहीं है। सोर्स प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ पीपल का भी जिक्र करता है। कंपनी शायद ह्यूमन वर्कर्स को सस्ते AI से रिप्लेस करने में जल्दी करें, सिर्फ अपने बॉटम लाइन पर फोकस करते हुए। सोसाइटल कॉस्ट को सोचे बिना। प्रिसाइसली। अब दूसरी थीम पर चलते हैं, सोशल एंड प्राइवेसी रिस्क्स। ये वो जगह है जहां चीजें रियली डेंजरस हो जाती हैं। सोर्स प्राइवेसी कंसर्न्स लिस्ट करता है, क्योंकि ये AI वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा पर ट्रेंड होते हैं, जिससे मैसिव डेटा ब्रीचेस का रिस्क बढ़ जाता है। और सबसे दिखने वाला रिस्क, डीप फेक्स। ये टेक्नोलॉजी किसी की रेप्यूटेशन डिस्ट्रॉय करने या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए यूज हो सकती है। ये पर्सनल डिग्निटी और डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, और सोर्स में साइबर क्राइम का भी जिक्र है, जहां AI को ज्यादा सोफिस्टिकेटेड अटैक्स डिजाइन करने के लिए यूज किया जा सकता है। तीसरी थीम, जो शायद सबसे फिलोसॉफिकल है, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन क्रिएटिविटी। सोर्स सप्रेस्ड इनोवेशन का मुद्दा उठाता है। अगर AI इंस्टेंट गुड इनफ कंटेंट जनरेट कर सकता है, तो क्या इंसान कुछ ट्रूली ओरिजिनल क्रिएट करने का इंसेंटिव खो देंगे? क्या हम क्रिटिकली सोचना बंद कर देंगे? ये एक डरावना ख्याल है। ये प्लेजरिज्म से जुड़ता है। AI जनरेटेड कंटेंट को थोड़ा बदल कर अपना बताना बहुत ही आसान हो जाएगा। इससे सप्रेसिंग आर्टिस्टिक फ्रीडम्स का इशू भी उठता है। अगर आर्ट एक एल्गोरिदम बनकर रह जाए, तो क्या वो अपनी आत्मा खो देगा? और ये हमें सोर्स के फाइनल फैसिनेटिंग पॉइंट पर लाता है, मॉरल म्यूटनेस। ये उन लोगों और कंपनीज को रेफर करता है जो ये टूल्स बना रहे हैं। क्या वो इसके पोटेंशियल मिसयूज पर चुप हैं? क्या उनकी कोई एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो कंक्लूड करने के लिए ये कहना काफी नहीं है कि AI एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। एक बेहतर इंसाइट ये है कि जेनरेटिव AI हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सबसे ज्यादा क्या वैल्यू करते हैं, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, सोशल ट्रूथ या ह्यूमन क्रिएटिविटी का यूनिक स्पार्क। हमें इस टूल को कैसे यूज करना है, इसके लिए कॉन्शियस चॉइसेस बनाने होंगे। परफेक्टली सेड। यही असली टेक अवे है। अब कुछ क्रॉस क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर पर मॉडल आंसर, चैट GPT और जेमिनाई जैसे करंट एग्जाम्पल्स से शुरू होता है। ये इंट्रोडक्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है? ये आंसर को इमीडिएटली रेलेवेंट और कंटेम्प्रेरी बना देता है। ये एग्जामिनर को दिखाता है कि आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट थियरी की नहीं, बल्कि एक रियल वर्ल्ड इशू की बात कर रहे हैं जो अभी हो रहा है। और जॉब लॉस पर वर्ल्ड बैंक जैसे स्पेसिफिक सोर्स को कोट करना सिर्फ बहुत जॉब्स चली जाएंगी कहने से ज्यादा पावरफुल क्यों है? ये आपके क्लेम को क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी देता है। डेटा और क्रेडिबल सोर्सेज यूज करना आपके ओपिनियन को एक एविडेंस बैक्ड आर्गुमेंट में बदल देता है, जो हमेशा ज्यादा पर्सुएसिव होता है। अब कंटेंट पर सोर्स में जॉब लॉस और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों है। क्या ये एक ही चीज नहीं है? इन्हें अलग से क्यों लिस्ट किया गया है? ये एक सटल डिस्टिंक्शन है। जॉब लॉस स्पेसिफिक रोल्स को रिफर करता है जो एलिमिनेट हो रहे हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनर। अनएम्प्लॉयमेंट उससे होने वाली ब्रॉडर सोसाइटल कंडीशन है। इन्हें मर्ज कर सकते हैं, लेकिन अलग रखने से आप माइक्रो इम्पैक्ट और मैक्रो इम्पैक्ट दोनों पर डिस्कस कर सकते हो। मॉरल म्यूटनेस के बारे में बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट AI बनाने वाली टेक कंपनीज पर आसानी से कैसे अप्लाई होता है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डायरेक्टली अप्लाई होता है। मॉरल म्यूटनेस एथिकल इश्यूज पर आवाज ना उठाने की फेलियर है।
अगर एक टेक कंपनी जानती है कि उनका एआई हार्मफुल डीप फेक्स बनाने के लिए यूज हो सकता है, लेकिन वो सेफगार्ड्स नहीं बनाते या पब्लिक को वार्न नहीं करते क्योंकि इससे उनके प्रॉफिट्स को नुकसान हो सकता है, तो वो मॉरली म्यूट हो रहे हैं। आपके हिसाब से क्रिएटिव फील्ड्स में जेनरेटिव एआई का सबसे बड़ा एथिकल रिस्क क्या है? जॉब लॉस इमीडिएट और डरावना है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म रिस्क ट्रूथ का इरोजन है। जब हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि क्या असली है और क्या एआई जनरेटेड, चाहे वो न्यूज़ आर्टिकल्स हों, इमेजेस या वीडियोस, तो ये सोसाइटी को फंडामेंटली डिस्टेबलाइज कर देता है। फाइनल क्वेश्चन, क्या इन 10 पॉइंट्स को एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड आंसर के लिए कैटेगराइज किया जा सकता है, जैसे सोशल, इकोनॉमिक और पर्सनल इम्पैक्ट्स में? बिल्कुल, इन्हें ग्रुप करना एक ग्रेट स्ट्रैटेजी है। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक, जॉब लॉस, प्रॉफिट ओवर पीपल; सोशल, डीप फेक्स, प्लेजरिज्म, साइबर क्राइम; और फिलोसॉफिकल, पर्सनल, सप्रेस्ड इनोवेशन, आर्टिस्टिक फ्रीडम। इससे आपका आंसर ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एनालिटिकल लगता है। ग्रेट। अब प्रैक्टिस की बारी। पॉज करो और एआई के बारे में अपने टॉप 3 एथिकल कंसर्न्स चुनो। हर एक को एक क्लियर सेंटेंस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। प्रैक्टिस सेइंग इट। इन शॉर्ट, जेनरेटिव एआई सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक डिसरप्टिव फोर्स है जिसके हमारी इकोनॉमी, सोसाइटी और क्रिएटिविटी की डेफिनेशन पर गहरे एथिकल रिस्क्स हैं, जो केयरफुल रेगुलेशन और रिस्पॉन्सिबल यूज की मांग करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे नई टेक्नोलॉजी नए एथिकल फ्रेमवर्क्स की मांग करती है। ये क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत सिर्फ डिजिटल दुनिया के लिए नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट के फंक्शन करने के लिए भी क्रूशल है। और ये हमें बिल्कुल आसानी से अपने अगले टॉपिक पर ले आता है। सवाल 2, पार्ट ए, हाउ कैन इम्प्लीमेंटिंग सिटीजन चार्टर्स एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड कॉम्बैट करप्शन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस? सपोर्ट योर आंसर विद सूटेबल एग्जांपल्स। और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। सिटीजन चार्टर, आपका हक आपके हाथ में। चलो पहले इसको डिफाइन करते हैं। एक सिटीजन चार्टर बेसिकली एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो सिटीजन्स को बताता है कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से क्या एक्सपेक्ट करना है। ये सर्विस के स्टैंडर्ड्स, डिलीवरी के टाइमलाइंस और क्वालिटी को आउटलाइन करता है। ये अकाउंटेबिलिटी का एक टूल है। सोर्स एक ब्रिलियंट कोट से शुरू होता है, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। इसका मतलब है कि जब चीजें खुले में होती हैं तो करप्शन जिंदा नहीं रह पाता। सिटीजन चार्टर उसी सनलाइट का काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। एग्जैक्टली। सोर्स सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन या एआरसी का जिक्र करता है, जिसने कई की कंपोनेंट्स बताए हैं जो एक सिटीजन चार्टर को इफेक्टिव बनाते हैं। चलो इन एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस को सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन करते हैं। चलो करते हैं। एक सक्सेसफुल चार्टर का पहला इंग्रेडिएंट क्या है? पहला, सिटीजन पार्टिसिपेशन। चार्टर एक बंद कमरे में ब्यूरोक्रेट्स द्वारा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। इसे उन लोगों के कंसल्टेशन से बनाना चाहिए जो सर्विसेज यूज करेंगे। इससे ये रेलेवेंट और प्रैक्टिकल बनता है। ठीक है। दूसरा, इंप्रूव्ड सर्विस डिलीवरी, जिसका मतलब है क्लियर, नॉन नेगोशिएबल टाइमलाइंस। जैसे एक चार्टर कह सकता है पासपोर्ट 21 दिन में इशू किया जाएगा। यह ऑफिशियल्स को बेवजह देरी करने से रोकता है। ओके, तो लोग इन्वॉल्व हैं और क्लियर डेडलाइंस हैं। आगे क्या? तीसरा है एक फीडबैक मैकेनिज्म। सिटीजन्स के पास ये बताने का तरीका होना चाहिए कि सर्विस अच्छी थी या बुरी। ये डिपार्टमेंट को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। चौथा है एक रोबस्ट ग्रीवियांस रिड्रेसल सिस्टम। अगर डिपार्टमेंट अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता तो कंप्लेन करने और रेजोल्यूशन पाने का एक क्लियर प्रोसेस होना चाहिए। मेक सेंस। ये सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं है, उसे तोड़ने के कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। प्रिसाइसली। और वो पॉइंट है टेक्नोलॉजी या आईसीटी के यूज से डिक्रीज्ड ओपेकनेस, मतलब एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग जैसी चीजें। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है राजस्थान का जन सूचना पोर्टल। और आखिरी 2 पॉइंट्स हैं सिटीजन्स को प्रोसेस का हिस्सा बनाना और ये एंश्योर करना कि चार्टर रेगुलरली अपडेट होकर रेलेवेंट रहे। तो जब आप इन सब पीसेस को जोड़ते हैं, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, क्लियर टाइमलाइंस, फीडबैक, कंप्लेंट सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी, आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां ट्रांसपेरेंसी बिल्ट इन है। और जब ट्रांसपेरेंसी होती है तो करप्शन की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। यही कोर आइडिया है। बिल्कुल सही, यही कंक्लूजन है। यही सब एलिमेंट्स मिलकर सिटीजन्स को एम्पावर करते हैं और गवर्नमेंट को ज्यादा अकाउंटेबल बनाते हैं। ऑलराइट, अब हमारे क्रॉस क्वेश्चन राउंड का टाइम। पहला, एक स्ट्रक्चरल वन। सोर्स शुरू में सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट कोट यूज करता है। इस तरह की एनालॉजी यूज करने से इंट्रोडक्शन कैसे इंप्रूव होता है? ये एक पावरफुल हुक है। ये ट्रांसपेरेंसी रिड्यूसेस करप्शन जैसे कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक सिंपल पावरफुल इमेज के थ्रू आसानी से समझने लायक और मेमोरेबल बना देता है। और सेकंड, एआरसी जैसी स्पेसिफिक रिपोर्ट को साइट करना क्यों जरूरी है? ये दिखाता है कि आपका आंसर एक्सपर्ट रिसर्च और ऑफिशियल रिकमेंडेशंस पर बेस्ड है, ना कि सिर्फ आपके पर्सनल ओपिनियन पर। ये एक लेयर ऑफ अथॉरिटी ऐड करता है। अब एक कंटेंट क्वेश्चन। इंडिया में कई गवर्नमेंट ऑफिसेज में सिटीजन चार्टर्स हैं, लेकिन वो हमेशा इफेक्टिव नहीं होते। उनके फेल होने का सबसे कॉमन रीजन क्या है? इसके साथ एक रियल ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का ना होना है। अगर एक ऑफिशियल चार्टर की टाइमलाइन को बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के इग्नोर कर सकता है तो चार्टर सिर्फ दीवार पर लगा एक कागज बन जाता है। ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्या सिटीजन चार्टर एक ऑफिशियल का वर्कलोड बढ़ा सकता है, जिससे वो डेडलाइंस पूरी करने के लिए कॉर्नर्स कट करें? ये एक वैलिड कंसर्न है। अगर ठीक से इंप्लीमेंट ना किया जाए तो हो सकता है।
इसीलिए चार्टर्स को एम्प्लॉइज के कंसल्टेशन से भी बनाना चाहिए ताकि रियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट हों। गोल सिर्फ स्पीड नहीं है, क्वालिटी सर्विस डिलीवरी है। जन सूचना पोर्टल जैसी टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? क्या ये सिर्फ कन्वीनियंस के लिए है? ये कन्वीनियंस से कहीं ज्यादा है। टेक्नोलॉजी उस ह्यूमन गेटकीपर को हटा देती है जो शायद रिश्वत मांगे। जब आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं तो आपको किसी ऑफिशियल से स्टेटस पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, जो करप्शन का एक की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आसानी से एलिमिनेट कर देता है। लास्ट क्वेश्चन, क्या सिटीजन चार्टर के प्रिंसिपल्स प्राइवेट सेक्टर में जैसे एक बड़ी कंपनी में अप्लाई किए जा सकते हैं? बिल्कुल। इनफैक्ट सबसे अच्छी कंपनीज ये ऑलरेडी करती हैं। वो इसे सर्विस लेवल एग्रीमेंट या कस्टमर प्रॉमिस कहते हैं। प्रिंसिपल वही है, क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करना और उन्हें पूरा करने के लिए अकाउंटेबल होना। एक्सीलेंट डिस्कशन। अब आपकी बारी। यहाँ पॉज करो, किसी को समझाने की कोशिश करो कि सिटीजन चार्टर क्या है और उसे इफेक्टिव बनाने के लिए 3 जरूरी चीजें बताओ। प्रैक्टिस सीइंग इट। इन शॉर्ट, सिटीजन चार्टर्स सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन, टाइमलाइंस और एक आवाज से एम्पावर करते हैं जो सीधे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है और करप्शन को पनपने में बहुत मुश्किल बना देता है। मॉडर्न गवर्नेंस टूल से चलो टाइम में पीछे जाते हैं और कुछ एंशिएंट विजडम एक्सप्लोर करते हैं जो आज हैरान अंगेज रूप से रेलेवेंट है। सवाल 2, पार्ट बी, व्हाट आर द की टीचिंग्स ऑफ थिरुवल्लुवर एंड हाउ आर दे रेलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड? और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है विजडम फ्रॉम एंशिएंट थिंकर्स। थिरुवल्लुवर 2000 साल पुरानी विजडम आज भी रेलेवेंट। थिरुवल्लुवर एक मशहूर तमिल कवि और फिलोसोफर थे जो 2000 साल से भी पहले रहते थे। उनका मास्टरपीस थिरुकुरल एथिक्स, पॉलिटिक्स और प्यार पर 1330 छोटे दोहों का संग्रह है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी टीचिंग्स हमारी मॉडर्न दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए बेहतरीन है। सोर्स इस बात को साबित करने के लिए एक ब्रिलियंट मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट देता है। हाल ही में G20 समिट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल लीडर्स को थिरुकुराल गिफ्ट किया। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर नहीं है, ये दिखाता है कि इन प्राचीन विचारों को आज भी वर्ल्ड स्टेज पर यूनिवर्सल रेलेवेंस वाला माना जाता है। एग्जैक्टली। चलो उनकी कुछ की टीचिंग्स को आजकल जो हो रहा है उससे कनेक्ट करते हैं। पहले ट्रूथ और मॉरल रिलेटिविज्म की बात करते हैं। थिरुवल्लुवर ने लिखा, फॉल्सहुड टेक्स द प्लेस ऑफ अनसलीड गुड इफ इट इंटेंड्स फॉर कॉमन गुड। ये एक पावरफुल आइडिया है। ये एब्सोल्यूटिस्ट नहीं है। ये कह रहा है कि कभी-कभी एक एक्शन जो लिटरल सेंस में सच नहीं है, मॉरली सही हो सकता है अगर वो एक बड़े भले के लिए हो। हाँ, सोर्स इसे इंडिया के बालाकोट एयर स्ट्राइक से कनेक्ट करता है, ये तर्क देते हुए कि ये एक बड़े नेशनल इंटरेस्ट में लिया गया एक्शन था। प्रिसाइसली। उन्होंने फ्रेटर्निटी और सोशल कोहीजन पर भी बहुत कुछ कहा जो आज के पोलराइज सोसाइटीज में क्रूशल है। उन्होंने, जिसे हम अब मॉरल म्यूटनेस कहते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज ना उठाना, उसकी आलोचना की। सोर्स इससे गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के इर्द गिर्द ग्लोबल डिबेट से जोड़ता है। तो उनकी टीचिंग्स हमें एक जस्ट सोसाइटी बनाने में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनने के लिए पुश करती हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में क्या? उनके हार्मनी पर विचार सीधे तौर पर लागू होते हैं। इंडिया की पंचशील पॉलिसीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक और की टीचिंग है राइट मॉरल कंडक्ट डिस्पाइट एडवर्सिटीज। सोर्स ऑपरेशन संकल्प का एग्जाम्पल देता है, जहां इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट से बचाया। एडवर्सरियल नेशन के सिटीजन्स के प्रति भी मॉरल ड्यूटी दिखाना, ये एथिक्स इन एक्शन का एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल है। और आखिर में उनका एम्पैथी एंड कंपैशन पर जोर। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल इंडिया का ऑपरेशन दोस्त है, जो टर्की में भयानक भूकंप के बाद तेजी से भेजी गई मदद थी। उनके विचार सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी नहीं है, वो कंपैशनेट गवर्नेंस और पर्सनल कंडक्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट प्रदान करते हैं। ये कमाल है कि उनके 2000 साल पुराने शब्द 21वीं सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एनालाइज करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। उनकी विजडम सच में टाइमलेस है। ये परफेक्ट कंक्लूजन है। उनकी टीचिंग्स एक मॉरल कंपास ऑफर करती हैं जो युगों और संस्कृतियों के पार रेलेवेंट रहती है। चलो अब क्रॉस क्वेश्चंस पर आते हैं। स्ट्रक्चरली G20 समिट के एग्जाम्पल से शुरू करना एक ग्रेट हुक है। ये इतना अच्छा काम क्यों करता है? ये तुरंत रेलेवेंस एस्टैब्लिश करता है। ये मुझे इससे क्या मतलब वाले सवाल का जवाब शुरू में ही दे देता है, एक प्राचीन ग्रंथ को एक मेजर कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इवेंट से जोड़कर। आंसर तिरुवल्लुवर की हर टीचिंग को एक स्पेसिफिक मॉडर्न एग्जाम्पल से जोड़ता है। ये टीचिंग प्लस एग्जाम्पल मेथड आंसर की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करता है? ये सवाल के सेंट्रल आर्ग्यूमेंट को साबित करता है कि टीचिंग्स आज भी रेलेवेंट है। एग्जाम्पल्स के बिना ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट वर्चूज की एक लिस्ट होती। एग्जाम्पल्स ही वो सबूत हैं जो आंसर में जान डाल देते हैं। ओके, एक कंटेंट क्वेश्चन। थिरुवल्लुवर का विचार कि एक झूठ अच्छा हो सकता है अगर वो कॉमन गुड के लिए हो, थोड़ा दी एंड जस्टिफाइज द मीन्स जैसा लगता है। क्या ये एक डेंजरस फिलॉसफी है? हो सकती है अगर एक्सट्रीम में ले जाएं तो। की इज क्वालिफायर है फॉर द कॉमन गुड। ये पर्सनल गेन के बारे में नहीं है, ये एक हायर एथिकल पर्पस के बारे में है, और इसे सही तरीके से अप्लाई करने के लिए इमेंस विजडम और इंटेग्रिटी की जरूरत है, ताकि ये अनएथिकल बिहेवियर का बहाना ना बन जाए। सोर्स ने गाजा क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में मॉरल म्यूटनिफ का जिक्र किया है। थिरुवल्लुवर की फिलॉसफी एक व्यक्ति या राष्ट्र को कब इंटरनेशनल इश्यूज पर बोलना चाहिए, इस पर कैसे गाइड करती है? उनका जस्टिस और कंपैशन पर जोर ये सजेस्ट करता है कि बड़ी सफरिंग के सामने चुप रहना एक मॉरल फेलियर है।
ये राष्ट्रों और व्यक्तियों को एक अंतरात्मा रखने और कमजोर लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है, भले ही ये पॉलिटिकली मुश्किल हो। आपको क्या लगता है थिरुवल्लुवर आज की सोशल मीडिया की दुनिया को कैसे देखते, जहां इंस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स और पोलराइजेशन है? ये एक फैसिनेटिंग थॉट है। वो शायद हार्मनी की कमी और जल्दी गुस्सा होने से परेशान होते। उनकी सेल्फ कंट्रोल, सोच समझकर बोलने और एम्पैथी पर टीचिंग्स ऑनलाइन टॉक्सिसिटी का एक पावरफुल एंटीडोट होती। लास्ट वन, क्या थिरुवल्लुवर की सभी टीचिंग्स में कोई एक कोर सिंगल मैसेज है? अगर इसे एक चीज में बॉयल डाउन करना हो तो वो होगा तमिल में आराम, जिसका मतलब है राइचस या वर्चुअस लिविंग। उनका मानना था कि एक मॉरल इंटेग्रिटी वाला जीवन, चाहे एक व्यक्ति के लिए हो या एक स्टेट के लिए, सभी खुशियों और सफलता की नींव हैं। वंडरफुल। अब हमारे लिसनर्स के लिए प्रैक्टिस टाइम। एक मोमेंट के लिए पॉज करो। हमने जिन थिरुवल्लुवर की टीचिंग्स पे डिस्कस किया, उनमें से एक चुनो और अपनी लाइफ या कम्युनिटी से एक अलग पर्सनल एग्जाम्पल सोचो। कनेक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। रिहर्स इट। इन शॉर्ट, थिरुवल्लुवर की ट्रूथ, हार्मनी और कंपैशन पर प्राचीन टीचिंग्स हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स नहीं हैं। वो आज के कॉम्प्लेक्स पर्सनल और ग्लोबल चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए एक हाईली रेलेवेंट और प्रैक्टिकल गाइड हैं। ये कमाल है कि कैसे फिलोसोफर्स के ये टाइमलेस आइडियाज हमें सोचने के टूल्स देते हैं। अब चलो 3 और पावरफुल कोट्स देखते हैं और उनके मतलब को अनपैक करते हैं। ये है सेक्शन ए, क्वेश्चन 3। सबसे पहले 3A, स्वामी विवेकानंद का एक विचार। द माइंड इज ऑल लॉजिक एंड इट इज द हार्ट विच इज ऑल फीलिंग। द आइडियल मैन इज वन इन whom द हार्ट एंड द माइंड आर इवनली बैलेंस्ड। माइंड वर्सेस हार्ट, द अल्टीमेट बैटल। ये कोट लॉजिक और इमोशन या रीजन और कंपैशन के बीच के अनंत संघर्ष के बारे में है। विवेकानंद कह रहे हैं कि कोई भी सुपीरियर नहीं है, आइडियल स्टेट दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस है। हाँ, जैसे सोर्स नोट कहता है, नॉलेज विदाउट इंटेग्रिटी इज डेंजरस, व्हाइल इंटेग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक। तो बिना दिल के प्योर लॉजिक क्रूर हो सकता है और बिना लॉजिक के प्योर इमोशन बेवकूफ़ी हो सकती है। इस इम्बैलेंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सोर्स एक बहुत बड़े हिस्टोरिकल इवेंट की तरफ इशारा करता है, यूएस का जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिराने का फैसला। एग्जैक्टली। वो एक माइंड विच इज ऑल लॉजिक से लिया गया फैसला था। युद्ध खत्म करने के लिए एक ठंडा स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन, लेकिन उसमें दिल की कमी थी। उसने उससे होने वाली भयंकर मानवीय पीड़ा को पूरी तरह कंसिडर नहीं किया, जिसका सामना जापान आज तक कर रहा है। ये नॉलेज विदाउट इंटेग्रिटी था। सोर्स एक और नेगेटिव एग्जाम्पल देता है, यूएस का PL48 स्कीम के तहत इंडिया को पुअर क्वालिटी फूड ग्रेन सप्लाई करना। फिर से इकोनॉमिक लॉजिक पर बेस्ड एक फैसला, ना कि उन लोगों के लिए एम्पैथी पर जो उसे खाते। लेकिन हार्ट द्वारा गाइड किए गए पॉजिटिव एक्शंस के भी पावरफुल एग्जाम्पल्स हैं। सोर्स 2022 फ्लड्स के दौरान इंडिया द्वारा पाकिस्तान को मदद ऑफर करने का जिक्र करता है, उनके हिस्टोरिकली खराब रिश्तों के बावजूद। ये दिल से लिया गया फैसला था, जिसने पॉलिटिक्स के ऊपर इंसानी जिंदगी को रखा। और शायद इस बैलेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोविड-19 पैंडेमिक से है। या। सोर्स इसे खूबसूरती से हाईलाइट करता है। कई देशों ने एथिकल इगोइज्म फॉलो किया, सिर्फ अपने बारे में सोचा, वैक्सीन्स हॉर्ड की। ये एक लॉजिकल माइंड फर्स्ट अप्रोच था। लेकिन इंडिया ने अपनी वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के थ्रू अपने दिल की आवाज सुनने का फैसला किया। उसने दूसरे देशों के साथ लाखों वैक्सीन शेयर की, जबकि उसका अपना वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था। ये एक परफेक्ट ब्लेंड था, वैक्सीन्स प्रोड्यूस करने की लॉजिकल कैपेसिटी और उन्हें शेयर करने का कंपैशनेट हार्ट। यही वो बैलेंस है जिसकी बात विवेकानंद कर रहे थे। ओके, अगला कोट 3B, कन्फ्यूशियस से। To see what is right and not do it is the want of courage. Courage isn't just action, it's the right action. ये इनएक्शन के पाप पर एक पावरफुल स्टेटमेंट है। कन्फ्यूशियस कह रहे हैं कि असली कायरता डरना नहीं है, असली कायरता ये जानना है कि सही चीज क्या है और फिर भी कुछ ना करने का चुनाव करना। ये मॉरल करेज के लिए एक पुकार है। तो ये फेयरलेस होने के बारे में नहीं है, बल्कि डर पर काबू पाकर सही काम करने के बारे में। सोर्स एक इनक्रेडिबल हाई स्टेक्स एग्जांपल देता है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अच्छा। हाँ, कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर न्यूक्लियर वॉर के कगार पर थे। दोनों तरफ के लीडर्स के लिए आसान या लॉजिकल चीज शायद टफ एक्ट करना और अपने नेशनल इंटरेस्ट को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना होता, लेकिन असली सही चीज, सबसे बहादुर काम डी एस्केलेट करना था, उस कगार से पीछे हटना था, ये समझते हुए कि न्यूक्लियर वॉर में कोई विजेता नहीं होता। उनका साहस रिस्ट्रेंट चुनने में था। ये एक फैसिनेटिंग इंटरप्रिटेशन है। सोर्सेस एक न्यूआंस भी ऐड करता है। कभी कभी स्ट्रेटेजिक इनएक्शन भी करेज का एक रूप हो सकता है। ये आंख मूंद लेने के बारे में नहीं है, बल्कि आवेश में रिएक्ट न करने का चुनाव करना है। प्रिसाइजली, करेज सही चुनाव करने के बारे में है, और कभी कभी सही चुनाव एक जल्दबाजी भरे एग्रेसिव एक्शन के बजाय धैर्यपूर्ण सोचा समझा इन एक्शन होता है। ये विजडम के बारे में है। और आखिरी कोट 3C, दलाई लामा से। Our prime purpose in this life is to help others, and if you can't help them, at least don't hurt them. If you can't help, at least don't hurt. ये कंपैशन का कोर प्रिंसिपल है और पूरी मानवता के लिए हिपोक्रेटिक ओथ है। ये हमारे एक्शंस के लिए एक सिंपल लेकिन गहरा गाइड है। सोर्स इसे मदर टेरेसा की फिलॉसफी से खूबसूरती से जोड़ता है। If you can't feed hundreds, just feed one.
ये छोटे कंपैशनेट एक्ट्स की शक्ति के बारे में है। सोर्स एक बहुत ही मूविंग मॉडर्न एग्जाम्पल यूज करता है। इंडिया में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान माइग्रेंट क्राइसिस, जब सिस्टम संघर्ष कर रहा था, एक व्यक्ति सोनू सूद मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कोर्ट के दोनों हिस्सों को अंजाम दिया। उन्होंने हजारों लोगों को उनके घर पहुंचाने में एक्टिवली मदद की, लेकिन उन्होंने बाकी सबको एक संदेश भी दिया। अगर आप इन लोगों के लिए बस या खाना नहीं दे सकते तो कम से कम उन्हें अपने शब्दों से, अपनी उदासीनता से या अपने जजमेंट से ठेस ना पहुंचाएं। उनकी पीड़ा को और मत बढ़ाएं। ये बिल्कुल सच है। हर किसी के पास मटीरियली मदद करने के रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन हर किसी में नुकसान न पहुंचाने की क्षमता होती है। हम सब एक मीठा बोल बोल सकते हैं या किसी के दर्द को बढ़ाने से बच सकते हैं। बिल्कुल, ये एक सभ्य समाज के लिए एक मूलभूत सिद्धांत है। अगर हम सब इस एक नियम का पालन करें तो दुनिया अनंत गुना बेहतर जगह होगी। 3 पावरफुल कोट्स अनपैक हो गए। अब कुछ क्रॉस क्वेश्चंस। विवेकानंद कोट में एक पब्लिक सर्वेंट जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इलीगल इंक्रोचमेंट्स हटाने जैसे कठिन फैसले लेते समय माइंड और हार्ट को आसानी से कैसे बैलेंस कर सकता है? यही प्रशासन की रोज की चुनौती है। माइंड उनसे कानून का पालन करने और अतिक्रमण हटाने की मांग करता है। हार्ट उनसे विस्थापित लोगों के लिए एम्पैथी महसूस करने की मांग करता है। एक बैलेंस्ड अप्रोच ये होगा कि कानून का पालन करते हुए ये भी सुनिश्चित किया जाए कि उन लोगों के लिए एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट प्लान हो। कन्फ्यूशियस कोड के लिए क्या इनएक्शन सच में करेज का एक रूप हो सकता है? क्या ये सिर्फ कायरता का बहाना नहीं हो सकता? मुख्य अंतर मंशा का है। डर या उदासीनता से पैदा हुआ इनएक्शन कायरता है, लेकिन विजडम और स्ट्रेटेजिक पेशेंस से पैदा हुआ इनएक्शन, जैसे कि एक संघर्ष को बढ़ने ना देना, एक गहरा साहस है। ये कुछ करो के दबाव का प्रतिरोध करने की शक्ति के बारे में है, जब कुछ ना करना ही सबसे बुद्धिमानी का काम हो। दलाई लामा के कोड के संदर्भ में डोंट हर्ट का सिद्धांत बड़ी कॉरपोरेशंस पर कैसे लागू होता है? ये उनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर सीधे लागू होता है। जैसे एक कंपनी शायद ग्लोबल पॉवर्टी सॉल्व ना कर सके, सबकी मदद, लेकिन पर्यावरण को प्रदूषित करके, बाल श्रम का उपयोग करके या अनसेफ प्रोडक्ट्स बेचकर लोगों को नुकसान न पहुंचाने की उसकी स्पष्ट नैतिक जिम्मेदारी है। डू नो हार्म का सिद्धांत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की नींव है। एक स्टूडेंट के लिए वो विवेकानंद के माइंड हार्ट बैलेंस को अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकता है? एक सिंपल एग्जाम्पल दोस्ती में है। आपका माइंड शायद लॉजिकली आपको अकेले पढ़ने के लिए कहे क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन आपका हार्ट शायद आपसे एक संघर्ष कर रहे दोस्त की मदद करने के लिए कहे। बैलेंस दोनों के लिए समय निकालने में है, अपने गोल्स अचीव करना और एक कंपैशनेट दोस्त भी बनना। कॉन्फ्यूशियस का करेज का आइडिया एक ऑर्गेनाइजेशन में विसल ब्लोअर होने से कैसे रिलेट करता है? ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक विसल ब्लोअर कुछ गलत देखता है, करप्शन, फ्रॉड, कुछ ना करना आसान, सुरक्षित रास्ता है। आवाज उठाने के लिए अपार साहस की जरूरत होती है, क्योंकि इससे उनका करियर और रेपुटेशन रिस्क में पड़ जाता है। वो डर के बावजूद सही काम करने का चुनाव कर रहे हैं, जो कन्फ्यूशियस के संदेश का सार है। और आखिर में दलाई लामा का कोट सोशल मीडिया पर हमारे बिहेवियर को कैसे गाइड कर सकता है? पूछो, क्या ये हर्टफुल है? अगर जवाब हाँ है तो उसे पोस्ट मत करो। ये एक सिंपल फिल्टर है जो ऑनलाइन टॉक्सिसिटी का ज्यादातर हिस्सा खत्म कर सकता है। एक्सीलेंट इंसाइट्स। ओके लिसनर्स, अब एक क्विक प्रैक्टिस का टाइम। इन तीनों में से जो कोड आपको सबसे ज्यादा पसंद आया उसे चुनो, पॉज करो और एक पर्सनल एग्जाम्पल यूज करके समझाने की कोशिश करो कि इसका आपके लिए क्या मतलब है। प्रैक्टिस सेइंग इट। इन शॉर्ट, विवेकानंद बैलेंस सिखाते हैं, कन्फ्यूशियस मोरल करेज सिखाते हैं और दलाई लामा कंपैशन सिखाते हैं। एक साथ ये एथिकल लिविंग के लिए एक पावरफुल फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। हमारी आंतरिक दुनिया के इन फिलोसॉफिकल आइडियाज से चलो उन्हें हमारे बाहरी एक्शन से जोड़ते हैं। सवाल 4, पार्ट ए। Attitude shapes our perceptions and intentions, but behavior is the tangible expression of these internal states in real-world actions. Attitude is your internal script, behavior is the performance. ये सब उस लिंक के बारे में है कि हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। आपका एटीट्यूड आपका इंटरनल माइंडसेट या किसी चीज, एक व्यक्ति, एक विचार, एक वस्तु के प्रति झुकाव है। ये एटीट्यूड आपके वैल्यू सिस्टम से बनता है, फिर ये शेप करता है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं और आप क्या करने का इरादा रखते हैं, और आखिर में ये सब आपके बिहेवियर में दिखता है। तो ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। सोर्स इसके लिए एक सिंपल फ्लो डायग्राम भी देता है। आपके बिलीव्स आपका वैल्यू सिस्टम बनाते हैं जो आपके एटीट्यूड को शेप करता है। वो एटीट्यूड आपके परसेप्शन और इंटेंशंस को प्रभावित करता है और वो सब आखिर में आपके बाहरी बिहेवियर के रूप में प्रकट होता है। एग्जैक्टली। चलो इसे एग्जाम्पल से रियल बनाते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेते हैं। अगर एक पब्लिक सर्वेंट का जेंडर इक्वालिटी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उनका परसेप्शन मर्दों और औरतों को समान रूप से सक्षम देखने का होगा, उनका इरादा समान अवसर प्रदान करने का होगा और उनका बिहेवियर इसे रिफ्लेक्ट करेगा। और एक नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में क्या? चलो गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी के प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड को कंसीडर करते हैं। इस एटीट्यूड वाले एक ऑफिशियल को जानकारी मांगने वाले सिटीजन्स एक परेशानी लगेंगे। उनका इरादा जानकारी छुपाने या देरी करने का होगा। उनका बिहेवियर ओपेसिटी क्रिएट करना, अकाउंटेबिलिटी से बचना और शायद करप्शन को भी बढ़ावा देना होगा।
तो अगर हम किसी का बिहेवियर बदलना चाहते हैं, जैसे उन्हें कचरा फेंकने से रोकना, तो हम सिर्फ बिहेवियर को पनिश नहीं कर सकते। हमें गहरा जाना होगा और सफाई और पब्लिक स्पेसेस के प्रति उनके अंडरलाइंग एटीट्यूड को बदलने की कोशिश करनी होगी। बिल्कुल सही। लास्टिंग बिहेवियरल चेंज के लिए लगभग हमेशा एटीट्यूड में चेंज की जरूरत होती है। कनेक्शन डायरेक्ट और पावरफुल है। चलो थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं, लेकिन हमारी आंतरिक दुनिया हमारी बाहरी सफलता को कैसे प्रभावित करती है, इस थीम पर बने रहते हैं। सवाल 4, पार्ट बी। How does emotional intelligence contribute to overcoming challenges and achieving success in high-stress environments? Discuss its impact on resilience and decision-making. इमोशनल इंटेलिजेंस, योर सुपर पावर इन हाई स्ट्रेस जोन्स। एमर्सन का एक बेहतरीन कोट है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। An intelligent decision requires more than intelligence. वो उस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे जिसे अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस या EI कहते हैं। हाँ, EI अपनी खुद के इमोशंस को समझने, उसे करने और मैनेज करने की क्षमता है, ताकि स्ट्रेस कम हो, आसानी से कम्युनिकेट किया जा सके, दूसरों से एम्पैथी रखी जा सके और चैलेंजेस ओवरकम किए जा सकें। तो ये इमोशनल होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस के साथ स्मार्ट होने के बारे में है। ये हाई स्ट्रेस जॉब्स में, जैसे एक पब्लिक सर्वेंट होने में, कैसे मदद करता है? सोर्स कई अच्छे एग्जांपल देता है। पहला, EI पब्लिक सर्वेंट्स को इन्फॉर्म्ड एम्पैथेटिक डिसीजंस लेने में मदद करता है। क्लासिक एग्जांपल किरण बेदी का तिहाड़ जेल का ट्रांसफॉर्मेशन है। उन्होंने सिर्फ बल का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने कैदियों की जरूरतों को समझने के लिए एम्पैथी का यूज किया। ये एक पावरफुल स्टोरी है। और क्या? दूसरा, EI एक व्यक्ति को सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठने में मदद करता है। IAS ऑफिसर मिनल करांडवाल का बालिका पंचायत कॉन्सेप्ट एक अच्छा एग्जांपल है। उन्होंने कम्युनिटी की जरूरतों की अपनी इमोशनल समझ का इस्तेमाल करके युवा लड़कियों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया। तीसरा, EI सोशियोलॉजिकल बैरियर्स को पार करने में मदद करता है। छवि राजावत, एक MBA होल्डर जो अपने गांव की सरपंच बनी, ने अपनी EI का इस्तेमाल गांव वालों से जुड़ने और शहरी ग्रामीण विभाजन को पाटने के लिए किया। तो ये डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। EI रेजिलियंस यानी फेलियर से वापस आने की हमारी क्षमता को कैसे प्रभावित करता है? EI रेजिलियंस का कोर है। ये टेम्परेंस, सेल्फ कंट्रोल और प्रूडेंस, सोच समझकर निर्णय जैसे मूल्यों का निर्माण करता है। सोर्स मदर टेरेसा का एग्जाम्पल देता है। जब उन्होंने नोबेल प्राइज जीता तो वो पैसे अपने लिए यूज कर सकती थी, लेकिन उनकी हाई EI और अपने मिशन में रेजिलियंस ने उन्हें हर पैसा बच्चों को खिलाने में यूज करने के लिए प्रेरित किया। उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ ने उन्हें अपने उद्देश्य पर फोकस रखा। और आमतौर पर डिसीजन मेकिंग पर इसका आखिरी प्रभाव क्या है? हाई EI कॉमन गुड अप्रोच पर आधारित संतुलित निर्णयों की ओर ले जाता है। यह एक नेता को सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों पर ही नहीं, बल्कि एक निर्णय के मानवीय प्रभाव पर भी विचार करने की अनुमति देता है। सोर्स इंडिया के ऑपरेशन कावेरी का जिक्र करता है, एक संघर्ष क्षेत्र से नागरिकों की निकासी। ऐसे जटिल ऑपरेशंस के लिए न सिर्फ लॉजिस्टिकल इंटेलिजेंस बल्कि अपार इमोशनल इंटेलिजेंस की भी जरूरत होती है। ऐसा लगता है कि EI सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये लीडरशिप और किसी भी स्ट्रेसफुल फील्ड में सफलता के लिए एक जरूरी सुपर पावर है। यह इसे सारांशित करने का परफेक्ट तरीका है। यह एक क्रिटिकल एसेट है। अब इन दो टॉपिक्स पर हमारे क्रॉस क्वेश्चंस। एटीट्यूड और बिहेवियर के बारे में, क्या एक व्यक्ति का पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है लेकिन फिर भी वो नेगेटिव बिहेवियर दिखाए? क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये एक क्लासिक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। जैसे किसी का फिटनेस के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है, लेकिन उनका बिहेवियर काउच पर बैठने का है। एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच ये गैप अक्सर समय की कमी, रिसोर्सेज या सोशल प्रेशर जैसे बाहरी कारकों के कारण होता है। EI पर जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो किरण बेदी और मदर टेरेसा जैसे असाधारण व्यक्तियों के हैं। क्या EI कुछ ही लोगों में जन्मजात होता है या इसे डेवलप किया जा सकता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। अच्छी खबर यह है कि EI एक स्थिर गुण नहीं है। इसे सेल्फ अवेयरनेस, प्रैक्टिस और फीडबैक के थ्रू सीखा और विकसित किया जा सकता है। कोई भी अपनी EI इंप्रूव कर सकता है। स्ट्रक्चरली एटीट्यूड बिहेवियर सवाल के लिए चेन रिएक्शन या फ्लो डायग्राम मॉडल इस कॉन्सेप्ट को समझाने का इतना प्रभावी तरीका क्यों है? क्योंकि ये प्रोसेस को विजुअलाइज करता है। ये एक स्पष्ट कारण और प्रभाव संबंध दिखाता है, जिससे ये बहुत तार्किक और पाठक के लिए फॉलो करने में आसान हो जाता है। मूल कारण बिलीफ से लेकर अंतिम परिणाम बिहेवियर तक। EI आंसर में स्पेसिफिक नेम्ड एग्जाम्पल्स किरण बेदी, छवि राजावत यूज करना एक की फीचर है। ये आंसर को सिर्फ थियोरेटिकली EI के बारे में बात करने से बेहतर कैसे बनाता है? एग्जाम्पल्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ EI को ठोस और रिलेटेबल बनाते हैं। वो सबूत प्रदान करते हैं कि ये विचार वास्तविक दुनिया में काम करते हैं। विशेष जाने माने व्यक्तियों का नाम लेना भी आंसर को अधिक स्मरणीय और विश्वसनीय बनाता है। क्या कम EI लेकिन बहुत हाई IQ वाला नेता फिर भी सफल हो सकता है? वो शॉर्ट टर्म सफलता हासिल कर सकते हैं टेक्निकल स्किल या इंटेलिजेंस के आधार पर, लेकिन लॉन्ग रन में, खासकर उन भूमिकाओं में जहां टीम वर्क, लीडरशिप और लोगों को मैनेज करने की जरूरत होती है, EI की कमी एक बड़ी बाधा है। वो अक्सर अपनी टीम्स को प्रेरित करने में विफल रहते हैं और हाई स्ट्रेस सिचुएशंस में संघर्ष करते हैं। एक स्टूडेंट के लिए वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए आज एक सिंपल प्रैक्टिकल चीज क्या कर सकता है? एक बेहतरीन पहला कदम एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करना है। अगली बार जब आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो तो 100% इस पर फोकस करने की कोशिश करें कि वो क्या कह रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, अपना जवाब प्लान किए बिना। ये सिंपल एक्ट एम्पैथी बनाता है,
जो ईआई का एक मुख्य घटक है। एक्सीलेंट प्रैक्टिकल एडवाइस। ओके टीम, अब प्रैक्टिस का टाइम। पहले पॉज करो और एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच के लिंक को एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। फिर से पॉज करो और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है उसे अपने शब्दों में डिस्क्राइब करो। चलो रिहर्स करो। इन शॉर्ट, आपका एटीट्यूड आपके एक्शंस का ब्लूप्रिंट है और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस वो सुपर पावर है जो आपको स्ट्रेस नेविगेट करने और बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करती है। ओके, चलो अपना फोकस इंडिविजुअल एथिक्स से ग्लोबल एथिक्स पर ले जाते हैं। सवाल 5A। What are the ethical concerns surrounding developed nations setting climate targets for developing countries without providing adequate financial support? क्लाइमेट चेंज, हु पेज द प्राइस? ग्रेटा थुनबर्ग ने मशहूर तौर पर कहा था, हमें ऐसे काम करना चाहिए जैसे हमारे घर में आग लगी हो, क्योंकि लगी हुई है। साइंस स्पष्ट है। आईपीसीसी की 6th रिपोर्ट कहती है कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव डेवलपिंग नेशंस पर 4 गुना अधिक गंभीर होगा। ये एक बहुत बड़ी एथिकल समस्या की नींव रखता है। और इस समस्या के केंद्र में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। क्या आप इसे आसानी से समझा सकते हैं? ये फेयरनेस का एक सिंपल आइडिया है। डेवलप्ड नेशंस ने अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू डेवलपिंग नेशंस की तुलना में एटमॉस्फेयर में कहीं ज्यादा कार्बन पंप किया है। वो इस समस्या के लिए असमान रूप से जिम्मेदार हैं। इसलिए इसे हल करने की उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये ऐसा है जैसे कुछ लोगों ने एक शेयर्ड किचन में बहुत गंदगी मचा दी, तो उसे साफ करने की उनकी बड़ी जिम्मेदारी है और शायद बाकी सबके लिए सफाई का सामान खरीदने की भी। ट्रीज को क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन करने में मदद करने के लिए सालाना $100 बिलियन की फाइनेंशियल सपोर्ट का वादा किया। एथिकल इशू यह है कि ये फंडिंग पूरी तरह से नहीं आई है। तो सोर्स के अनुसार स्पेसिफिक एथिकल इश्यूज क्या है? सोर्स कई लिस्ट करता है। 1, ये ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। 2, ये एथिकल ईगोइज्म का एक एग्जाम्पल है। 3, ये मॉरल म्यूटनेस है, वो परिणाम जानते हैं लेकिन अपने अधूरे वादों पर चुप रहते हैं। और क्या? 4, ये प्लेटो के कार्डिनल वर्च्यू ऑफ जस्टिस के खिलाफ है। 5, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विचार को कमजोर करता है। 6, ये इवेजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 7, ये कॉमन गुड्स अप्रोच के खिलाफ है। और 8, ये गरीबों पर डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन डालता है। तो सार ये है कि ये ग्लोबल जस्टिस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक बड़ी विफलता है। कंक्लूजन साफ है, किसी भी क्लाइमेट सोल्यूशन को एथिकल बनाने के लिए डेवलप्ड नेशंस को अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स पूरे करने होंगे। प्रिसाइसली। चलो अगले रिलेटेड सवाल पर चलते हैं। 5B। मिसयूजिंग ऑफ बेनिफिट्स इंटेंडेड फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी लीड्स टू वेरियस मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस। Discuss how can such misuse be prevented to ensure equitable distribution of resources. When help doesn't reach, the moral cost of misuse. गांधी जी का टैलिस्मैन यहाँ एक सुंदर मार्गदर्शक सिद्धांत है। उन्होंने कहा था कि जब भी आप संदेह में हो तो उस सबसे गरीब व्यक्ति का चेहरा याद करें जिसे आपने देखा है और पूछें कि जो कदम आप उठाने जा रहे हैं क्या वो उसके लिए किसी काम का होगा। जब उनके लिए बने कल्याणकारी लाभों का दुरुपयोग होता है तो ये इस सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है। ये दुरुपयोग आमतौर पर कैसे होता है? सोर्स 2 मुख्य समस्याओं का जिक्र करता है, एक्सक्लूजन एरर और इंक्लूजन एरर। राइट, एक्सक्लूजन एरर तब होता है जब एक सचमुच हकदार व्यक्ति एक कल्याणकारी योजना से बाहर रह जाता है। इंक्लूजन एरर तब होता है जब कोई जो हकदार नहीं है लाभ हासिल कर लेता है। दोनों ही करप्शन, सही डेटा की कमी और जटिल एप्लीकेशन प्रोसेसेस जैसे मुद्दों के कारण होते हैं। और इसके मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? वो बहुत गहरे हैं। 1, ये समाज के पूरे मॉरल कंपस को डिस्टर्ब करता है। 2, ये फिलोसोफर जॉन रॉल्स के प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का उल्लंघन करता है। 3, ये एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाता है जिसे डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट कहते हैं। 4, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ का कारण बनता है। सोर्स वर्ल्ड बैंक को कोट करता है कि इंडिया में टॉप 1% लोग देश की लगभग 40% संपत्ति के मालिक हैं। तो समस्या साफ है, सॉल्यूशंस क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है? सोर्स एक मल्टीप्रॉन्ग्ड अप्रोच सजेस्ट करता है। 1, टेक्नोलॉजी का यूज। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स जैसे जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) लीकेजेस को बंद करते हैं। 2, एम्पावर्ड सिटीजंस उन टूल्स के थ्रू जिन पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जैसे सिटीजन चार्टर्स और सोशल ऑडिट्स। 3, खाद्य वितरण के लिए एक ईपीडीएस सिस्टम। तो टेक्नोलॉजी और सिटीजन एम्पावरमेंट किए हैं, और क्या? 4, स्कूल्स में वैल्यू एजुकेशन। 5, प्रॉपर अपडेशन ऑफ डेटा। 6, भ्रष्टाचार के लिए कठोर पेनल्टीज। और 7, नियमित सोशल ऑडिट्स कंडक्ट करना जहां कम्युनिटी खुद किए गए काम को वेरीफाई करती है। तो कोई एक जादुई गोली नहीं है, इसके लिए टेक्नोलॉजी, नागरिक सतर्कता, कठोर कानून और नैतिक शिक्षा की नींव का एक संयोजन जरूरी है। एग्जैक्टली, यही सचमुच समावेशी विकास हासिल करने का एक मात्र तरीका है। अब इन ग्लोबल और सोशल जस्टिस टॉपिक्स पर हमारे क्रॉस क्वेश्चंस का समय। क्लाइमेट चेंज इशू के लिए इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस इंटरनेशनल फोरम्स पर क्या मुख्य तर्क देते हैं? उनका मुख्य तर्क क्लाइमेट जस्टिस पर आधारित है। वो कहते हैं, हमने ये समस्या पैदा नहीं की लेकिन हम सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं। हम ग्रीन एनर्जी के लिए प्रतिबद्ध हैं लेकिन हम अपने विकास और गरीबी उन्मूलन के लक्ष्यों को कुर्बान नहीं कर सकते। इसलिए आप डेवलप्ड वर्ल्ड हमें ट्रांजिशन में मदद करने के लिए वादा किया गया फाइनेंस और टेक्नोलॉजी प्रदान करें। वेलफेयर मिसयूज इशू पर सोर्स सोशल ऑडिट का जिक्र करता है।
क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकते हैं? सोशल ऑडिट एक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है जहां एक सरकारी प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड्स को जनता की जांच के लिए खोल दिया जाता है। स्थानीय गांव वाले खुद अकाउंट्स चेक करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि पैसा सही तरीके से खर्च हुआ या नहीं। ये ग्रासरूट्स अकाउंटेबिलिटी का एक शक्तिशाली रूप है। एक स्ट्रक्चरल सवाल, क्लाइमेट चेंज आंसर में ग्रेटा थनबर्ग जैसे जाने माने एक्टिविस्ट के कोट से शुरू करना प्रभावी क्यों है? ये पाठक का ध्यान खींचता है और इशू को तुरंत एक आवश्यकता और नैतिक जोश के साथ फ्रेम करता है। ये टेक्निकल पॉलिसी डिबेट को एक ऐसी मानवीय आवाज से जोड़ता है जो विश्व स्तर पर पहचानी जाती है। उसी तरह वेलफेयर आंसर में गांधी जी के टैलिस्मान से शुरू क्यों करें? यह शुरू से ही एक उच्च नैतिक और एथिकल स्टैंडर्ड स्थापित करता है। यह पूरी चर्चा को सिर्फ संसाधन वितरण की एक तकनीकी समस्या के रूप में नहीं, बल्कि सबसे कमजोर लोगों के प्रति एक गहरे नैतिक कर्तव्य के रूप में फ्रेम करता है। एक कठिन कंटेंट सवाल, कुछ लोग तर्क देते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी हमेशा अच्छा नहीं होता क्योंकि इससे कैश मिलता है जिसका दुरुपयोग हो सकता है, जबकि सीधे सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करता है कि लाभ अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो। आपका क्या कहना है? ये एक वैलिड डिबेट है। डीबीटी के पक्ष में तर्क यह है कि यह व्यक्ति को अपने चुनाव करने में सशक्त बनाता है और भ्रष्ट बिचौलियों को हटाता है। रिस्क दुरुपयोग का है। सीधे सेवाओं जैसे खाद्यान्न के पक्ष में तर्क यह है कि यह दुरुपयोग को रोकता है। आदर्श समाधान अक्सर एक हाइब्रिड मॉडल होता है जिसमें कैश और जरूरी सेवाओं का मिश्रण प्रदान किया जाता है। लास्ट वन, अगर आपको लिस्ट में से वेलफेयर मिसयूज रोकने के लिए सबसे प्रभावी टूल चुनना हो तो वो कौन सा होगा और क्यों? जबकि सभी महत्वपूर्ण हैं, आधार लिंक्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का संयोजन शायद सबसे परिवर्तनकारी है। इसमें फर्जी लाभार्थियों को खत्म करने और पैसा सीधे उद्दिष्ट व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पहुंचाने की शक्ति है, जिससे एक झटके में भ्रष्टाचार की कई परतें कट जाती हैं। एक्सीलेंट डिस्कशन। ओके लिसनर्स, अब प्रैक्टिस का टाइम। यहाँ पॉज करो। पहले किचन मेस एनालॉजी का यूज करके कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाने की कोशिश करो। फिर वेलफेयर स्कीम्स में एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एरर्स क्या है उसे समझाओ। प्रैक्टिस सेइंग इट। इन शॉर्ट, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन नैतिक रूप से न्यायपूर्ण होना चाहिए, जिसमें डेवलप्ड नेशंस फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और सोशल वेलफेयर को आसानी से डिलीवर किया जाना चाहिए ताकि सबसे कमजोर लोगों को पीछे छोड़ने के नैतिक परिणाम से बचा जा सके। चलो अब अपना फोकस व्यक्ति की आंतरिक दुनिया पर वापस लाते हैं। सवाल 6 ए, एक्सप्लोर द रोल ऑफ कॉन्शियंस इन अपहोल्डिंग पर्सनल इंटेग्रिटी एंड फॉस्टरिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्शियंस, योर इनर मॉरल कंपस। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, कानून की अदालत से भी ऊंची एक अदालत है और वो है अंतरात्मा की अदालत। ये इस विचार को आसानी से कैप्चर करता है। आपकी अंतरात्मा आपकी आंतरिक आवाज है, आपका नैतिक कंपस जो आपके व्यवहार को मार्गदर्शन देता है और आपको बताता है कि क्या सही है या गलत। और ये आंतरिक आवाज पर्सनल इंटेग्रिटी को बनाए रखने में कैसे मदद करती है? सोर्स इंटेग्रिटी को ऐसे डिफाइन करता है कि सही काम करना भले ही कोई न देख रहा हो। एग्जैक्टली आपकी अंतरात्मा वो कोई है जो हमेशा देख रहा है। यही आपको इंटेग्रिटी के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। सोर्स सत्येंद्र दुबे का शक्तिशाली एग्जाम्पल देता है। वो इंजीनियर जिन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया और दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी। वो अपनी अंतरात्मा से मार्गदर्शित थे, न कि उससे जो आसान या सुरक्षित था। तो अंतरात्मा इंटेग्रिटी का इंजन है। ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे बढ़ावा देती है? ये कई तरीकों से करती है। सोर्स बताता है कि अंतरात्मा अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर की ओर ले जाती है, जैसे सोनू सूद का काम पैंडेमिक के दौरान। ये लोगों को उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल बनाती है। क्लासिक एग्जाम्पल लाल बहादुर शास्त्री का है, जिन्होंने एक ट्रेन दुर्घटना के बाद रेलवे मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। ये ओनरशिप लेने के बारे में है। हाँ, अंतरात्मा हमें रूल ऑफ लॉ का पालन करने के लिए भी प्रेरित करती है। सोर्स सुप्रीम कोर्ट के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को संविधान की रक्षा के लिए एक न्यायिक अंतरात्मा के काम के रूप में उद्धृत करता है। ये एथिकल गवर्नेंस की ओर ले जाता है, जैसे ऑफिसर यू सगायम ने पारदर्शिता के लिए अपनी संपत्ति ऑनलाइन घोषित की। और आखिर में ये लोगों और सरकार के बीच एक कनेक्ट बनाता है, जैसा कि आर्मस्ट्रांग पमी के साथ देखा गया। वो ऑफिसर जिन्होंने क्राउड फंडिंग से पीपल्स रोड बनाई, अपनी अंतरात्मा से प्रेरित होकर। तो अंतरात्मा सिर्फ दोष की एक निष्क्रिय भावना नहीं है, ये एक सक्रिय शक्ति है जो इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदार कार्यवाही को चलाती है। Perfectly put. अब 6b, how should individuals address ethical dilemmas where adherence to organizational policies conflicts with personal moral principles? Illustrate with suitable examples. When your job clashes with your morals. ये एक ऐसी स्थिति है जिसका सामना कई लोग करते हैं। आपकी कंपनी की पॉलिसी कुछ कहती है, लेकिन आपकी पर्सनल अंतरात्मा कुछ और कहती है। ये एक क्लासिक एथिकल डायलेमा है। इसे कैसे नेविगेट करें? सोर्स डिसीजन मेकिंग के लिए ट्रिपल बॉटम लाइन नामक एक फ्रेमवर्क सुझाव देता है। कार्यवाही से पहले आपको 3 मुख्य हितों पर प्रभाव पर विचार करना चाहिए। 1 नेशनल इंटरेस्ट, 2 प्रोफेशनल या ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट और 3 आपका पर्सनल इंटरेस्ट, जिसमें आपके नैतिक सिद्धांत शामिल हैं।
एक संतुलित निर्णय तीनों को अलाइन करने की कोशिश करता है। तो ये एक ऐसा समाधान ढूंढने के बारे में है जो बड़े भले की सेवा करे, ऑर्गेनाइजेशन की सेवा करे और आपके अपने मॉरल्स का उल्लंघन ना करे। और कौन से सिद्धांत आपको गाइड कर सकते हैं? निर्णय एक कॉमन गुड अप्रोच पर आधारित होना चाहिए। इसे एक नैतिक मीन या मेथड का पालन भी करना चाहिए। एक अच्छा एग्जाम्पल कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन है। एक प्रोजेक्ट में पेड़ काटने की जरूरत हो सकती है, पर्यावरण एथिक्स से विवाद, लेकिन पॉलिसी कहीं और कई गुना पेड़ लगाकर इसकी भरपाई करती है, विकास और पर्यावरण को संतुलित करते हुए। अगर विवाद और ज्यादा डायरेक्ट हो तो तब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी के मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। सोर्स कैलाश सत्यार्थी के बचपन बचाओ आंदोलन का एग्जाम्पल देता है। बाल श्रम शायद कुछ संगठनों ने स्वीकार कर लिया हो, लेकिन उनके पर्सनल मॉरल्स संविधान के अनुरूप ने उन्हें इससे लड़ने के लिए प्रेरित किया। आपको हार्म प्रिंसिपल पर भी विचार करना चाहिए। वो विकल्प चुनें जिससे सबसे कम नुकसान हो। सेक्शन 377 का डिक्रिमिनलाइजेशन एक एग्जाम्पल है जहां गरिमा और अधिकारों के बारे में पर्सनल मॉरल्स ने एक मौजूदा कानून को चुनौती दी। और आखिर में बुद्धा की शिक्षाओं से गोल्डन मीन या मध्यम मार्ग का पालन करें। एक मध्यम मार्ग ढूंढें जो एक्सट्रीम से बचें। कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये सिद्धांत उन कठिन नैतिक दुविधाओं को नेविगेट करने के लिए एक टूल किट प्रदान करते हैं। ये बहुत ही इंसाइटफुल रहा है। अब चलो सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर चलते हैं। सेक्शन बी, केस स्टडीज। सवाल 7 से शुरू करते हैं। समरी ये है